हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथ्स टू ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.3। इसके दो प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड 1.2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। वो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं और वो दोनों प्रैक्टिस सेट समझ सकते हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 करेंगे, जो सबसे ईजी प्रैक्टिस सेट है ये पूरे चैप्टर का। चलो शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स नाम में ही देखो दिया हुआ है कंडीशनल, मतलब कोई कंडीशन दिया होगा उस स्टेटमेंट में तो उसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। और ये हम लोग जनरली इफ देन फॉर्म में लिखते हैं, मतलब इफ कुछ तो देन ये। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपकी मम्मी बोलती है ना, अगर आपने ज्यादा टीवी देखा तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। लिखते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में। इफ you don't get good marks, then I will not buy you that game. राइट? कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया ना ये। अगर कहीं पे भी कंडीशन दिया हुआ है कि अगर तुमने ये नहीं किया, अगर ये हुआ, तो उसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां देखो, इफ विराट स्कोर्स अ सेंचुरी, अगर विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, देन इंडिया विन्स द मैच। जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कंडीशन लिखा है कि अगर विराट ने सेंचुरी मारी देन इंडिया विन्स द मैच। इफ देन फॉर्म में लिखा, ये क्या हो गया? कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आया कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिख के बताऊं क्या एक और एग्जाम्पल? चलो करते हैं। इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, देन अगर कोई क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो मैं ये कंडीशन ऐसे लिख सकता हूं, अगर क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है तो इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, इफ ये कंडीशन ट्रू है देन ये कंडीशन भी ट्रू है। ट्रू है मतलब अगर ये सच है देन ये होगा। ओके, इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ये जो बच्चों इफ के बाद वाला पार्ट लिखते हैं ना हम लोग, ये इसको कुछ बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है थियोरी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये जो इफ के बाद वाला पार्ट है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। ये पूरे स्टेटमेंट को। ठीक है, फिर देन के बाद जो पूरा स्टेटमेंट आ रहा है ना ब्लैंक में, उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब इंग्लिश में आप वर्ड यूज करते हैं ना कॉन्सिक्वेंसेज, वो यही कॉन्सिक्वेंट मतलब इफ ये वाला कंडीशन विच इज एंटीसीडेंट देन ये होगा, कॉन्सिक्वेंस ये होगा, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। याद रख लो अच्छे से, स्पेलिंग देख लो। ये वाला पार्ट इफ के बाद वाला पार्ट एंटीसीडेंट एंड देन के बाद वाला पार्ट कॉन्सिक्वेंट। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ देन फॉर्म। मतलब आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको आपको इफ देन फॉर्म में लिखना है। इफ देन फॉर्म मतलब कौन सा फॉर्म? कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर्म। क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में? द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। यहां पे एक फैक्ट स्टेट किया हुआ है, एक सच बताया गया है। क्या है सच? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ये फैक्ट, ये स्टेटमेंट को आपको इफ देन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये एग्जांपल मैंने अभी आपको इफ देन में एग्जांपल में बताया था कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं। देखो यहां पे, अगर क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यही बोल रहा है ना वो। अगर क्वाड्रिलैटरल जो दिया हुआ है, क्वाड्रिलैटरल मतलब फोर साइड्स वाला फिगर, अगर जो क्वाड्रिलैटरल दिया वो पैरेललोग्राम है तो मैं बोल सकता हूं कि ऑपोजिट एंगल्स जो हैं उसके वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कैसे लिख देंगे ये? इफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम
then I can say its opposite angles are congruent. तो मैंने एक नॉर्मल स्टेटमेंट दिया था, उसको इफ देन फॉर्म में लिख दिया. थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इजी लगने लगेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये. ठीक है, प्रॉब्लम सेट 1 में भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये एकदम क्लियर हो जाएगा. स्टार्ट में नया कॉन्सेप्ट है ना, नया गेम खेलते हैं तो कैसे डिफिकल्ट लगता है, फिर आपको कंट्रोल समझ में आ जाते हैं, मैप समझ में आ जाता है तो गेम ईजी हो जाता है. वैसे ये भी ईजी हो जाएगा. ठीक है, तो आपको सिर्फ ध्यान देना है. क्या किया हमने, एक फैक्ट दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. मैंने उसको क्या बना दिया, इफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इसमें ना ये वर्ड एक्स्ट्रा है, कहाँ से आया अभी वो आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा कि पैरेललोग्राम क्या होता है. एक जनरल फॉर्म में बोलूँ तो क्वाड्रिलैटरल होता है ना. अगर स्क्वायर दिया होता तो भी मैं क्वाड्रिलैटरल लिखता, बिकॉज स्क्वायर भी क्वाड्रिलैटरल है, रोम्बस भी क्वाड्रिलैटरल है. ठीक है, तो ऐसे सारे जो शेप्स दिए हैं उनका जनरल फॉर्म मैंने लिख दिया. तो गिवन क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार. नेक्स्ट करते हैं. इसमें सेकंड वाला दिया है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, सीधा साधा स्टेटमेंट दिया है, इसको आपको कॉम्प्लिकेट करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट में लिखना है. तो देखो क्या फिगर है, फिगर है यहाँ पे रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का जनरल फिगर क्या होता है, क्वाड्रिलैटरल. तो मैं बोल सकता हूं इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल, अगर वो क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल है. देखो क्वाड्रिलैटरल कुछ भी हो सकता है, इधर स्क्वायर आ सकता है तो अलग प्रॉपर्टी होगी, रोम्बस आएगा तो अलग प्रॉपर्टी होगी. ये क्वेश्चन में क्या दिया है, रेक्टेंगल दिया. तो मैं बोल रहा हूं इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल देन व्हाट, द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो ये कंडीशन लिख सकते हैं, देन इट्स डायगोनल्स, इट्स मतलब किसका, ये रेक्टेंगल का, आर कॉन्ग्रुएंट. कुछ नया नहीं लिख रहे हैं, यही क्वेश्चन में से हमने ये बनाया है. ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार. नेक्स्ट करते हैं. यहां पे देखो सीधा दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस. ये कंडीशन हमने 1.2 में जब कंस्ट्रक्शन किया था तब आई थी ना एक क्वेश्चन में. एल्टीट्यूड बनाया था, मीडियन बनाया था, दोनों एक दूसरे के ऊपर थे. चलो इधर यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपने 1.2 में किया हुआ है. ओके, तो क्या दिया है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस. फिगर क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो मैं क्या बोल सकता हूं, इफ द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल ना कौन से टाइप का ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल. जनरल फिगर क्या हो गया, ट्राइंगल. तो मैं बोल सकता हूं इफ द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल देन ये पूरी चीज, द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस. ये इफ है अपना, इफ द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ये देन है अपना. ठीक है, तो लिख दो जल्दी से, ऐसे आ जाएगा, इफ a triangle is an isosceles triangle then ये पूरा स्टेटमेंट, द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस. ओके, बड़ा स्टेटमेंट है, उससे हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है, सिर्फ इफ देन फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो देख के डरो मत करिए, इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमने देन के बाद ये सीधा कॉपी किया है ना. दिमाग कहाँ लगाना है, दिमाग लगाना है कि इफ के बाजू में क्या आएगा एंड देन के बाजू में क्या आएगा. जो लिख रहे हैं वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार. नेक्स्ट करते हैं. तो हम लोगों ने देख लिया कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है. कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ के बाद कोई एक स्टेटमेंट होता है, देन के बाद एक स्टेटमेंट होता है. ठीक है, ये दोनों मिलके ये पूरा बनाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स. ओके, एक स्टेटमेंट यहाँ पे, एक स्टेटमेंट यहाँ पे, इसलिए स्टेटमेंट्स. ठीक है,
अब देखते हैं कन्वर्स क्या होता है। कन्वर्स एकदम ही सिंपल है। जो हमने यहाँ पे इफ में लिखा वो हमको देन में लिखना है, जो हमने यहाँ पे देन में लिखा वो हमको यहाँ पे इफ में लिखना है। अदला बदली करेंगे, जो इफ का पार्ट है वो देन में आएगा, जो देन का पार्ट है वो इफ में जाएगा। तो जो स्टेटमेंट आया उसको बोलते हैं कॉन्वर्स या कन्वर्स। आया समझ में? बहुत ही सिंपल है। जो एग्जाम्पल्स दिए थे उसमें ही मैं आपको चेंज करके बताता हूं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट मैंने आपको समझाया था ना। इफ के बाद जो आता है वो एंटीसीडेंट एंड देन के बाद जो आता है वो कॉन्सिक्वेंट। अब इसका कन्वर्स लिखना है, तो जो इफ में लिखा है वो देन में आएगा, जो देन में लिखा है वो इफ में आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में हटा रहा हूं यहाँ पे, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। तो यहाँ पे देखो देन में क्या आया था, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर मुझे इसका कन्वर्स लिखना है तो कन्वर्स में ये वाला पार्ट इफ के बाद आएगा। तो मैं ऐसा लिखूंगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जनरल फिगर जो भी है वो इफ में बताना पड़ेगा। मैं सिर्फ ऐसा लिखूंगा, सपोज इफ ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये सेम चीज, तो समझ में नहीं आएगा ना ऑपोजिट एंगल किसका, क्वाड्रिलैटरल का, पेंटागन का, हेक्सागन का, नहीं पता ना। हमको बताया गया था कि क्वाड्रिलैटरल, इसलिए इफ में हमने वो मेंशन कर दिया, इफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने इफ में भेज दिया। इफ वाला पार्ट क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम वो आ जाएगा देन में। क्वाड्रिलैटरल ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, इसलिए वापस क्वाड्रिलैटरल लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैंने सीधा लिख दिया देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देखो यहाँ पे इधर आ गया है वो। ठीक है, आपको चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हो, देन द क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। दो बार क्वाड्रिलैटरल क्यों लिखना है, इसलिए मैंने इट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या किया हमने, जो देन में था वो इफ में आ गया, जो इफ में था वो देन में आ गया। ऐसा अदला बदली करेंगे तो जो स्टेटमेंट आता है उसको बोलते हैं कॉन्वर्स। ओके, आ गया समझ में? कुछ लोग इसको कन्वर्स भी बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी बोलो चलेगा। कॉन्वर्स प्रेफर करता हूं बिकॉज एक्चुअली उसको कॉन्वर्स बोलते हैं। ठीक है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट दिया था उसमें अदला बदली कर दिया। एंटीसीडेंट इफ वाला पार्ट कॉन्सिक्वेंट के जगह पे आ गया एंड कॉन्सिक्वेंट वाला पार्ट एंटीसीडेंट के जगह पे आ गया। मतलब इफ के बाद जो था वो देन में आया, देन के बाद जो था वो इफ में गया। ठीक है, बहुत ही ईजी है। हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसको, लेकिन उसके पहले ये देखना है कि अगर ये ट्रू है तो कॉन्वर्स ट्रू है क्या, वो जरूरी है कि नहीं, वो देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहां पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट दिया मैंने आपको, इफ इट रेन्स देन माई क्लोथ्स विल बी वेट। मैं कहीं पे बाहर हूं और अगर बारिश हुई, इट रेन्स देन माई क्लोथ्स विल बी वेट। ठीक है, अब आपको इसका कॉन्वर्स लिखना है। बहुत दिमाग मत लगाओ, अरे मेरे पास तो छतरी है, रेनकोट है, मैं भीगूंगा कैसे। यार ये मैथ्स का एग्जाम्पल है, नहीं है आपके पास छतरी, नहीं है आपके पास रेनकोट, आप रास्ते पे चल रहे हैं, बारिश हुई तो आपके कपड़े भीगने ही भीगने। ठीक है, तो मैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इफ इट रेन्स देन माई क्लोथ्स विल बी वेट। अब इसका कॉन्वर्स लिखना है। कॉन्वर्स कैसे लिखेंगे, जो देन में है वो इफ में जाएगा, जो इफ में है वो देन में जाएगा। ये तो ट्रू है कि नहीं बच्चों? अगर आप बाहर है, ना आपके पास छतरी है, ना कहीं पे खड़े रहने की छांव है, बारिश हुई तो आप वेट तो होने ही वाले, गीले तो होने ही वाले। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो मैं इसको ट्रू बोल सकता हूं। अब इसका कॉन्वर्स लिखते हैं। कॉन्वर्स में क्या आएगा, जो पार्ट देन में था वो मैंने इफ में लिख दिया इसमें कॉन्वर्स में। तो इफ माई क्लोथ्स आर वेट, देन में क्या आएगा, जो इफ में था, देन इट हैज रेन, मतलब बारिश हुई है। ठीक है, इफ वाला पार्ट देन में डाल दिया, देन वाला पार्ट इफ में डाल दिया और बना दिया कॉन्वर्स, अदला बदली कर दी। अब मुझे बताओ, ये तो ट्रू था, हमने देखा, ये वाला पार्ट ट्रू है कि नहीं। अब ये वाला पार्ट ऐसा है जहां पे ज्यादा दिमाग लगाना। वो क्या बोल रहा है, अगर मेरे कपड़े गीले हैं मतलब बारिश हुई है। यार कपड़े तो कैसे भी गीले हो सकते हैं। आपके एक दोस्त ने आपके ऊपर पूरा पानी का बोतल खाली कर दिया, आप रोड पे जा रहे हैं, वहां पे खड्डा है, उसमें बस का टायर गया और पूरा पानी आपके ऊपर उड़ा और आपके कपड़े गीले हो गए। जरूरी थोड़ी ना है कि बारिश हुई, गीले तो आप कैसे भी हो सकते हो।
तो ये जो कॉन्वर्स लिखा है, इफ माई क्लोथ्स आर वेट, मतलब अगर मेरे कपड़े गीले हुए हैं, देन इट हैज रेन्ड, ये ट्रू नहीं है। यहां पे ट्रू था कि अगर बारिश हुई और मैं बाहर हूं तो मेरे कपड़े तो गीले होने। यहां पे मैं बाहर भी हूं, कॉन्वर्स में बाहर हूं, ठीक है, ना छतरी है ना कुछ है, और मेरे कपड़े गीले हुए, तो जरूरी नहीं है कि बारिश हुई हो। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, किसी ने पानी की बोतल खाली कर दी, खड्डे में से पानी उड़ा, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका कॉन्वर्स भी ट्रू हो, वो फॉल्स हो सकता है, जैसा हमने इस एग्जाम्पल में देखा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप सोच सकते हैं। ठीक है, आया समझ में कॉन्वर्स का स्टेटमेंट क्या होता है। पहले मैंने आपको बताया कॉन्वर्स कैसे करते हैं, बदली करके, अदला बदली करेंगे, इफ वाला पार्ट देन में, देन वाला पार्ट इफ में। ठीक है, और जो कॉन्वर्स स्टेटमेंट आया, ज़रूरी नहीं है कि अगर पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो ये भी ट्रू हो, ये फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। बहुत सारे केसेस जहां पे ट्रू भी होगा, मैं आपको बताऊंगा। ओके, ये वाला केस देख लो, इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हमको पता है ये ट्रू है, तो हमने इसके बाजू में लिख दिया ट्रू। ये वाला देखो कॉन्वर्स, अच्छा ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी तो ही आपको पता चलेगा कि ये ट्रू है। टेंशन मत लो, नहीं पता है तो अभी अज्यूम कर लो, मैं बता रहा हूं कि भाई अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये ट्रू है। आपको याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है। ये वाले चैप्टर में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है आपको, ये वाले चैप्टर में आपको समझना है कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, कॉन्वर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ट्रू है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि सच है। कॉन्वर्स कैसे लिखेंगे, जो देन का पार्ट है वो इफ में आ जाएगा। तो क्या लिखा था, इफ ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या था जनरल फिगर, क्वाड्रिलैटरल ना, तो मैं लिखूंगा इफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर कॉन्ग्रुएंट। जो इफ में था वो देन में आ जाएगा, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल कॉन्ग्रुएंट है तो वो पैरेललोग्राम है। अदला बदली कर दी हमने और कॉन्वर्स बना दिया, और ये कॉन्वर्स भी ट्रू है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये ट्रू है कि अगर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम ही होता है। तो ये वाले केस में कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू था तो कॉन्वर्स भी ट्रू आया। जरूरी है क्या, नहीं है, ये ट्रू है ये फॉल्स हो सकता है। ठीक है, आया समझ में कॉन्वर्स क्या होता है। ये ट्रू फॉल्स वाला आपको पूछा नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं ताकि आपको आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिखा है, राइट कॉन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बच्चों याद रखो, ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कॉन्वर्स लिखना है, कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है तो आपको उसका कॉन्वर्स लिखना है। इंग्लिश है, प्रॉपर्टी क्या दी है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं वो लोग, लेकिन हमको उसका कॉन्वर्स लिखना है, मतलब जो इफ में आ रहा है वो देन में आएगा, जो देन में आ रहा है वो इफ में आएगा। बस दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, the alternate angles formed by two parallel lines and their transversal are congruent। सीधा ये चीज नोटिस करो कि इसमें तो कंडीशनल स्टेटमेंट ही नहीं दिया है। इफ देन फॉर्म में दिया होगा तो आप उसका कॉन्वर्स लिख सकते हो ना, वो दिया ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है आपको किसी और ने चैप्टर सिखाया तो डायरेक्टली कॉन्वर्स लिख दिया, तो कॉन्वर्स क्या होगा वो कैसे पता चलेगा। कॉन्वर्स तो उल्टा होता है ना, किसका उल्टा, कोई एक स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट दिया होता है उसका उल्टा। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ देन होता है, इसमें है क्या इफ देन, नहीं है। तो पहले मैं इसको इफ देन फॉर्म में लिखूंगा, फिर उसका कॉन्वर्स बनाऊंगा। कैसे आएगा देखो, तो ये मैंने इसका कंडीशनल स्टेटमेंट बना दिया। क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, देन द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय the transversal या formed with the transversal are congruent। कंडीशनल फॉर्म हो गया कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो alternate angles formed by the transversal are congruent। ठीक है, इफ देन फॉर्म में ये पूरे स्टेटमेंट को लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, ये तो 2 है ना, 1 में यही कर रहे थे हम, कंडीशनल स्टेटमेंट बना रहे थे, तो मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट यहां पे बना दिया। तो इसका कॉन्वर्स क्या आएगा, इसके कॉन्वर्स में जो देन में है वो इफ में जाएगा, जो इफ में है वो देन में आएगा। कैसे आएगा देखो, तो ये था स्टेटमेंट,
इफ में क्या था, टू लाइन्स आर पैरेलल, देन में ये पूरा था, तो देन वाला पार्ट मैं इफ में लिख रहा हूं। इफ द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड विथ या मेड बाय द ट्रांसवर्सल विथ टू लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट, यहां पे मेड बाय द ट्रांसवर्सल की जगह पे फॉर्म्ड विद द ट्रांसवर्सल भी आप लिख सकते हैं। लिख दूं क्या, कंफ्यूजन हो रहा है? तो ये मेड बाय द ट्रांसवर्सल को लिख दे रहा हूं मैं फॉर्म्ड विद द ट्रांसवर्सल, ठीक है, विथ टू लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन जो यहां पे इफ में था, द टू लाइन्स आर पैरेलल। तो एक स्टेटमेंट दिया था यहां पे, लेकिन वो कंडीशन फॉर्म में नहीं था। कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होता है, इफ देन फॉर्म होता है। अब इसमें अगर इफ देन फॉर्म नहीं है तो मैं कॉन्वर्स कैसे लिखूंगा? तो पहले मैंने उसको इफ देन फॉर्म में लिखा, फिर उसका कॉन्वर्स लिख दिया। बहुत जगह आपको बोलेंगे ये सीधा आ गया, कैसे आया नहीं बताएंगे। ये लाने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए, तो सीधा रट्टा मत मारो, ये जो दिया है ये लिखो फिर ये लिखो, ठीक है। हो सकता है आपकी स्कूल की टीचर भी आपको ये नहीं बताएगी, लेकिन ये क्वेश्चन में इफ देन फॉर्म है ही नहीं, तो पहले मैं इफ देन फॉर्म लिखूंगा फिर उसका कॉन्वर्स लिखूंगा। आ गया समझ में? पूरा सोल्यूशन देख लो एक बार, उसने हम लोगों को कॉन्वर्स लिखने बोला था, तो हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा। अगर आपको चाहिए तो आप यहां पे लिख सकते हो कंडीशनल स्टेटमेंट, और फिर ये कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्वर्स आपने यहां पे लिखा है। वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। आपको ये बहुत ट्रिकी और डिफिकल्ट लग रहा होगा अभी, लेकिन ये है बहुत ज़्यादा सिंपल। प्रॉब्लम सेट तक पहुंचते पहुंचते आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिंपल लगेंगे। एंड ट्रस्ट मी, एग्जाम में जब ये पेपर में आया ना कॉन्वर्स लिखो, तो आपके मुंह पे स्माइल आ जाएगी कि इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है। If a pair of the interior angles made by a transversal of two lines are supplementary, then the lines are parallel. दिख रहा है आपको, ये आपको वो वाले फॉर्म में दिया है। कौन से फॉर्म में? कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ भी दिया है, देन भी दिया है। इफ के बाद क्या आ रहा है? इफ के बाद आपको ये वाला पार्ट दिया हुआ है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री, फिर द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो आपको इफ के बाद जो दिया है वो देन में लिखना है, देन के बाद जो दिया है वो इफ में लिखना है, तो आपका कॉन्वर्स बन जाएगा। काफी सिंपल है। कैसे लिखेंगे देखो, तो ऐसे आ जाएगा कॉन्वर्स। इफ के बाद लिखेंगे द लाइंस आर पैरेलल या टू लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि टू लाइंस दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में भी। तो इफ टू लाइंस आर पैरेलल, देन के बाद क्या आएगा जो यहां पे इफ के बाद दिया है क्वेश्चन में, देन द पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स आर सप्लीमेंट्री। सीधे सीधा आ गया। क्यों? क्योंकि उसने हम लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर्म में दिया था, हमने उसको कन्वर्स फॉर्म में लिख दिया। बहुत ही ज्यादा सिंपल था। यहां पे अ द थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, वो चेंज करेंगे नहीं तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। थर्ड वाले में दिया है द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। फिर ये टाइम पास करा रहा है। कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर्म में दिया नहीं तो कॉन्वर्स कैसे लिखेंगे? तो पहले इसका कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर्म लिखो। कैसे लिखेंगे देखो, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर्म क्या आया मुझे? कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर्म आया इफ द क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल फिगर, जनरल फिगर क्वाड्रिलैटरल होता है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। If the quadrilateral is a rectangle, then I can say its diagonals are congruent. ठीक है, ये मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट बना दिया पहले इसको। अब कॉन्वर्स में क्या करेंगे? जो देन में है वो इफ में आएगा, तो क्या लिखेंगे? इफ, अगर ऐसा लिख दिया इफ इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो समझ नहीं आएगा ना, बिकॉज इफ में आपको बताना होता है कि क्या बोल रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है। इट्स मतलब क्या? डायनासोर के डायगोनल्स? क्या नहीं, किसके? द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर कॉन्ग्रुएंट। सेम चीज लिखी है, लेकिन इंफॉर्मेशन ज्यादा दी, क्योंकि इफ पहले पढ़ रहे हो आप। अगर पढ़ रहे हो पहले तो बताना पड़ेगा ना क्या है।
तो इसलिए मैंने इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखा यहाँ पे, ऐसा लिख दिया इफ इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज अ रेक्टेंगल। ये इट्स क्या है, कुछ होना चाहिए ना इट्स की जगह पे, इट्स अपना क्वाड्रिलैटरल है, तो इसलिए लिखा द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन, इफ में क्या आ रहा था, द क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल, तो मैंने देन में लिख दिया इट इज अ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आप क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल लिख सकते थे, लेकिन इफ में आपने बता दिया ना कि क्वाड्रिलैटरल है, बार बार क्वाड्रिलैटरल क्यों लिखना है, प्रोनाउंस यूज कर लो ना, पेन की इंक भी बचेगी। तो क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल के जगह पे लिख दिया मैंने इट इज अ रेक्टेंगल। आप ऐसा भी लिख सकते हो द क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल, राइट मिलेगा आपको। वीडियो पॉज करो, अच्छे से समझो कि क्वेश्चन 3 में भी आपको कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं दिया था, तो पहले आपने कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा, फिर उसका कॉन्वर्स लिखा। ये क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, आपको आगे जाके बहुत अच्छा लगेगा, ये समझ में आएगा तब, ठीक है। अभी सिर्फ समझ लो कि कंडीशनल स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा, कोई नहीं लिखवाएगा है, कोई टीचर नहीं लिखवाएगा, कहीं पे आपको नहीं बताएंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं फालतू में एक्स्ट्रा स्टेप करा रहा हूँ, फालतू में नहीं करा रहा, आपके अच्छे के लिए करा रहा हूँ, ताकि आपको समझे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जो लोग डायरेक्टली कॉन्वर्स पढ़ रहे हैं ना, वो रट्टा मार रहे हैं, रट्टा नहीं मारना है, क्वेश्चन समझना है। ओके, तो बच्चों आज का ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया कि कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं और उसका कॉन्वर्स कैसे लिखते हैं, और हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका 1 2 3 एंड फिर क्वेश्चन नंबर 2 और उसका भी 1 2 3 सॉल्व किया, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 1.3 के जो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स और कॉन्वर्स सीखे हैं वो समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे चैप्टर्स के डिटेल्ड सॉल्यूशंस इजी वे में अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स या प्रैक्टिस सेट मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।